controller to make orders respecting dating of application and cases of anticipation. अब इधर ना प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर है ना हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है हमने ये देखा है कि एग्जैक्टली आपके पेटेंट्स कहाँ तक फाइल हो रहे थे, ठीक है, किस हिसाब से फाइल हो रहे थे। आपको अगर अब फाइल करना भी है तो आप एप्लीकेशन करोगे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होगी, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगी, और तब जाकर अगर आपने फिर बाद में एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करोगे, पब्लिकेशन होगा, ऑब्जेक्शंस होगा, ये सब कर कराने के बाद कहीं जाकर तुम्हें पेटेंट ग्रांट होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लैरिटी है। अब हम ना आगे और चीजें जो देख रहे हैं कि भाई अगर एग्जामिनर ने ऑब्जेक्ट किया तब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने सब देख लिया। अब ना दो चीज जो आपको मेरे को ध्यान देने की है। पहला आपने बोला कि अगर मान लो हमारा जो पेटेंट है, ठीक है, बिफोर रीडिंग एनी फर्दर, हमारा जो पेटेंट है उसके पहले अगर किसी और ने कोई पेटेंट क्लेम करके रखा है, ठीक है, या उसके पहले किसी और बंदे को क्या एंटिसिपेशन है कि भाई आई हैव टू गेट दिस थिंग पेटेंटेड, या कोई भी तुम्हारे से पहले किसी ने एप्लीकेशन करी है, उस चीज को प्रायर एंटिसिपेशन भी कहते हैं। उस बंदे ने पेटेंट तो नहीं मिला ना, तुम्हारे से पहले किसी ने उसी चीज का पेटेंट करा के रखा है तो मतलब प्रायर पेटेंट है। पर अगर तुमसे पहले किसी बंदे ने सिर्फ अंदाजा लगाया कि अच्छा हाँ इस चीज का मैं भी पेटेंट करवा सकता हूँ, तो फिर वो प्रायर एंटिसिपेशन है। अगर प्रायर एंटिसिपेशन है और उस बंदे ने उस एंटिसिपेशन के लिए कोई प्रोविजनल एप्लीकेशन या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या पेटेंट की एप्लीकेशन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कुछ भी फाइल कर रखा है, सिंपल एक एप्लीकेशन बिना कुछ प्रोविजनल के भी फाइल कर रखा है, वो भी प्रायर एंटिसिपेशन ही कहलाएगी। और उसके लिए प्रायर एंटिसिपेशन डन है तो तुम पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ तक सब लोग साथ में प्लीज जगह रहना, प्लीज 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 जगह रहना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो अपना खत्म हो जाएगा बट यू हैव टू बी अवेक, नहीं तो नहीं फायदा है कोई चीज का। प्लीज जगे रहना, ठीक है। अब अगला तुम्हारा यहाँ पर हमने सब समझ लिया, उसके अलावा एक वर्ड जो बार बार यूज हो रहा था वो था प्रायोरिटी डेट। अगर तुमने देखा होगा कई बार ये वर्ड यूज हुआ है प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट है ना, इसी तरीके से आती है कि भाई एग्जैक्टली मैंने मेरा एप्लीकेशन पहले कर दिया है। अब अंडरस्टैंड, मुझे ना मेरे पेटेंट का हल्का फुल्का आइडिया है, एंटायर आइडिया अभी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन करूँ, उसके बाद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हमने नाम पढ़ा हुआ है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन करूँ, उसके बाद आई वेट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि हमको 12 मंथ्स का टाइम मिलता है, उसके बाद मैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दूँ। वो जो टाइम है ना कि आप पेटेंट का एप्लीकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, उससे आपको एक डेट मिल जाती है, उसी ही डेट को प्रायोरिटी डेट कहते हैं और कुछ नहीं होता। तो प्रायोरिटी डेट इज द डेट यू गेट बिकॉज यू हैव फाइल्ड और यू वर वेरी अब्रप्ट टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर इवन यू वर रेडी विद द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो आप एक तरीके से अपना रिजर्व करवा लेते हो कि अच्छा चलो ठीक है, ये मेरी अब डेट है। अब जो मेरी प्रायोरिटी डेट मैंने ले ली है, उसके बाद कोई भी बंदा आएगा तो वो मेरी वाली पेटेंट को मतलब प्रायोरिटी मिलेगी, मेरा वाला पेटेंट पहले माना जाएगा। एक चीज हमने ये समझ ली, तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से आपको प्रायोरिटी डेट मिल जाती है। अब एक चीज और अंडरस्टैंड करो कि आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अब तक सब कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए ही आपको एक तो प्रायोरिटी डेट मिली, साथ ही साथ आपको एक और चीज बोली, क्या बोली कि 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट सबमिट करा दो। अगर आपने 12 महीने के अंदर कंप्लीट सबमिट नहीं कराई तो खत्म, फिर प्रायोरिटी डेट भी गई, सब कुछ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक का प्लीज ध्यान रखना। अगला आप तुम्हारा यहाँ पर पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड केसेस ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का केस मतलब पुराना किसी ने ऑलरेडी फाइल कर रखा है, और रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन मतलब तुम्हारी ही एप्लीकेशन का डेट। अब एक और चीज, मैंने अपनी एप्लीकेशन करी, ठीक है, उस एप्लीकेशन के कुछ टाइम में मुझे प्रोविजनल, कुछ टाइम में कंप्लीट, कुछ टाइम में एग्जामिनेशन, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पर मेरी सारी तैयारी नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं मेरे कंट्रोलर को बोलूँ कि भाई सुन, देख थोड़ा टाइम लग रहा है और बाद में कहीं जाके 12 महीने खत्म हो गए तो तू मेरा अबैंडन कर देगा। तो ऐसा करते हैं, मेरी जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है ना उसकी डेट तो 6 महीने से आगे बढ़ा दे, ठीक है। मैंने आज किया है पर आज मत मान, तो 6 महीने अगली डेट मान। इसके बीच में अगर किसी ने कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, मतलब हम वैसे हिसाब से देख लेंगे। तो यू माइट रिक्वेस्ट द कंट्रोलर टू गेट गिव यू डेट अ पोस्ट डेटेड, ठीक है, आज का नहीं अगला वाला डेट एक दे देगा। अगर जो वो अगला वाला डेट दे देगा तो तुम्हारी सारी तारीखें आगे 180 दिन 12 महीने जो भी है वो सब कुछ उस तारीख से शुरू होंगे। कम ऑन फटाफट फर्स्ट पैराग्राफ प्लीज फटाफट रीड करो। एट एनी टाइम आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, the controller may at the request of the applicant direct that the application shall be post dated to such date as may be specified in the request and proceed with the application accordingly. However, no application shall be post dated to a date later than say 6 महीना, मतलब पोस्ट डेट हो सकता है वो, पर वो पोस्ट भी 6 महीने के आगे पोस्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक सारे क्लियर है।
कहीं पर कोई डाउट है बताओ प्लीज, जगह रहना, तो बार बार बोल रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है पढ़ा रही हूँ कि यस ज्योग्राफी मैम। लगाऊं। थैंक यू। चलो ठीक है, अगला अब वेलकम तुम्हारा मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट ये पैराग्राफ, वेर एन एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग ड्राइंग्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड। ठीक है, कंट्रोलर ने तुम्हें बोला ये चीज बदल के दो, ये चीज अमेंड करके दो, कोई चेंजेस हैं सब कुछ, जो तुम्हारी अमेंडमेंट की डेट होगी ना वो तुम्हारी डेट अब मानी जाएगी, अगर उसने कोई अमेंडमेंट दी है तुमको तो। वही चीज, इफ द कंट्रोलर सो डायरेक्ट्स, यानी कि अमेंडमेंट करने के लिए बोल देता है, बी डीम टू हैव बीन मेड ऑन द डेट ऑन विच द रिक्वायरमेंट इज कंप्लाइड विद, यानी कि अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट तुमने कंप्लाई करी विद और वेयर द एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन और द डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू द required returned to the applicant, the date on which it is filed after complying with the requirement। यानी कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट करी है तो अमेंडमेंट की डेट तुम्हारी वो वाली डेट मानी जाएगी, प्रोविजनल वाली डेट मानी जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अगला पैराग्राफ, वेर इट अपीयर्स टू द कंट्रोलर, यहाँ से पढ़ना, वेर इट अपीयर्स टू द कंट्रोलर दैट द इन्वेंशन सो फार एज क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज बीन एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट मतलब ऑलरेडी पहले किसी ने कुछ फाइल कर रखा है ना। तो कंट्रोलर को कहीं से ऐसा लग गया कि शायद हम जो क्लेम कर रहे हैं, ये बंदा जो क्लेम कर रहा है मेरे आगे, इसके पहले इसी रिगार्डिंग का कोई क्लेम हो चुका है, यानी कि ऐसा वाला पेटेंट, ऐसी वाली इन्वेंशन एंटिसिपेट हो चुकी है। ही में रिफ्यूज द एप्लीकेशन अनलेस द एप्लीकेंट, रिफ्यूज करेगा अनलेस द एप्लीकेंट shows to the satisfaction of the controller that the priority date of the claim of his complete specification is not later than the date on which the relevant document or relevant document was published। मतलब क्या हुआ कि वो वाली एंटिसिपेशन जब भी होगी, मेरी वाली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसकी एंटिसिपेशन से पहले थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उस बंदे की एंटिसिपेशन से पहले थी, तो डेट प्रायोरिटी मेरी है, उसकी नहीं। आप अगर ये चीज प्रूव कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होगा। अगला, अमेंड्स हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर। बाकी अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसने उसके सेटिस्फैक्शन से चेंजेस कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? क्लैरिटी? ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट यू हैव पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट पेटेंट वाले चैप्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पेटेंट में और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, इसलिए इन्फ्रिंजमेंट वाला तुम्हारे पास ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन सब जगह पर है पूछने को। यहाँ पर कम इंपॉर्टेंस दोगे तुम, पर पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, पर कम इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, अब इन्फ्रिंजमेंट क्या हुआ गया? वही तुमसे बिना पूछे तुम्हारे पेटेंट को कॉपी कर लिया गया, या पब्लिक कर दिया गया, या दिखा दिया गया, या यूज कर लिया गया, या इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट ले लिया। तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इज द violation of the exclusive rights of the patent holder। The Patent Act 1970 does not specifically define activities or situations that constitute patent infringement। Section 48 of the Patent Act gives the patent holder or patentee an exclusive right to exclude any third party from making, using, offering, selling, manufacturing, etc. the patented invention, product, process, जो भी। क्योंकि पेटेंट हर चीज का होता है ना, मशीन का, उसके रॉ मटेरियल का, उसके प्रोसेस का, उसके रेसिपी का, कुछ भी का पेटेंट हो सकता है। ड्यूरिंग द वैलिड ये सब, this essentially creates a monopolistic right over the patented invention। यहाँ तक अपने को सब पता है, आई होप। कहीं पर प्लीज कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज बीच में इंटरप्ट करना यार, ऐसे नहीं चलेगा। अगला तुम्हारा सेक्शन 1। प्रायोरिटी डेट बताना क्या होता है? प्रायोरिटी क्लेम तुम्हारा, प्रायोरिटी डेट तुम्हारा वो वाला डेट जिस दिन पर तुमने क्लेम कर दिया है बिफोर एनीबडी एल्स। देख, शुरू से अंडरस्टैंड, हम लोग जब पेटेंट का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? एप्लीकेशन, पेटेंट एप्लीकेशन, फिर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। यही प्रोसेस है ना, पेटेंट एप्लीकेशन, प्रोविजनल, कंप्लीट, यही है। अब तेरे पास कुछ भी कंप्लीटेड नहीं है, यू हैव नॉट डन एवरीथिंग इंटायरली, येट यू माइट मेक एन एप्लीकेशन कि भाई मुझे कुछ पता है, और मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है मेरी इन्वेंशन कहाँ जाने वाली है, और जो मैं बनाने वाला हूँ सब कुछ न्यू है और किसी और ने कभी नहीं किया। ठीक है, तो हम ना एक हल्की फुल्की तुम्हें बस ऐसा लालच सा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इज प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कि मैं स्पेसिफिकेशंस दे रहा हूँ पर प्रोविजनली, टेम्पररी, थोड़ी सी। ठीक है, इस प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देने पर होगा क्या? आपसे मैं एक डेट ले लूंगी, मेरी एप्लीकेशन, मेरा पेटेंट कल को कहीं ग्रांट होता है तो वो जो डेट है ना, मेरा पेटेंट उस डेट को ग्रांट हुआ है वो माना जाएगा। वही डेट तुम्हारी प्रायोरिटी डेट है, कि इस दिन तुम्हारा पेटेंट ग्रांट हो गया है। बस
एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अगर तुमने यानी कि दी है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन 12 महीने के अंदर अंदर देनी होती है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पूरी बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन 12 महीने के अंदर अंदर देनी होती है, मैंडेटरी होता है। पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक प्रायोरिटी डेट इज द डेट ऑन विच प्रोविजनल एप्लीकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज मेड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेटेंट। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू मेक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज अभी इवन इफ इट इज नॉट रेडी येट यू माइट गिव सम इंफॉर्मेशन एंड गेट अ डेट हैविंग अ प्रायोरिटी ओवर एनी अदर डेट्स। क्लैरिटी? बताओ, यस मैम। पक्का श्योर हो ना यहाँ तक? चलो ठीक है, अगला यस मैम। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। तुम्हारा सेक्शन पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट तुमको यहाँ तक समझ में आया। बाकी ये अगला पैराग्राफ सेक्शन 19 ऐसे ही बोल रहा है कि प्रोवाइड्स दैट इफ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स दैट द कंट्रोलर to the controller that an invention in respect of which an application for a patent has been made cannot be performed without substantial risk of infringement or infringement of a claim of any other patent, he may direct that a reference to that other patent be inserted in the applicant's complete specification by way of notice to the public within such time as may be prescribed. पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, पहला हम इन्फ्रिंजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन्फ्रिंजमेंट के टॉपिक में आप किसी और की पेटेंट को यूज प्रोसेस कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। इन्फ्रिंजमेंट है ना वो, विदाउट अप्रूवल यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा सेक्शन 19 में उसने क्या बोला कि ना मैंने तुम्हारी इन्वेंशन देखी, तुम्हारी पेटेंट की एप्लीकेशन देखी, तुम्हारी जो पेटेंट की एप्लीकेशन है ना वो देख के मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज बिना वो वाली चीज को कॉपी किए हो नहीं सकता। तूने कोई आंसर लिखा है, तुमने किसी ने कोई आंसर लिखा है, मुझे पता है कि सारे बंदे एक ही गलती अगर कर रहे हैं, सबका आंसर सेम आ रहा है और सबका आंसर गलत आ रहा है और सेम गलत आ रहा है, तो सबने कॉपी किया है। तो मतलब कोई तरीके से यहाँ पर कंट्रोलर को समझ में आ गया है कि ये वाली चीज उसको कॉपी किए नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो उस बंदे को जिसने एप्लीकेशन करी है उसको बोलेगा, देख ऐसा कर, तू जब कल को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेगा ना, अभी तो रहने दे, अभी तो तूने प्रोविजनली फाइल किया या एप्लीकेशन ही फाइल किया है, जब तू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेगा ना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते टाइम पर ये वाली जो इन्वेंशन है ना जिसको तूने कॉपी किया है मुझे लग रहा है, ठीक है, इस इन्वेंशन का रेफरेंस दे देना अपने बुक में कि भाई ऐसा ऐसा ये चीज एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेड है। क्लैरिटी यहाँ तक? ठीक है, अब इधर तक यहाँ तक तुम्हें इतना ध्यान देना है कि व्हेन देयर इज एन एप्लीकेशन जिसके अंदर देयर इज अ inference कि it is copied from an earlier invention, you can make a reference to that invention in your current application. Clarity? ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, प्लीज ध्यान से प्रोसेस करके सुनो। अगला उन्होंने बोला 2 पॉइंट्स है कि विद इन सच टाइम एज बी प्रिस्क्राइब्ड अनलेस, यानी कि तुम्हें वो रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा अनलेस द एप्लीकेंट शोज टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर दैट देयर वाज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर कंटेस्टिंग द वैलिडिटी। मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास रीजनेबल ग्राउंड है कि तुमने ये काम खुद किया है, या तो द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज अमेंडेड टू द सैटिस्फैक्शन, बाकी तुम अमेंड कर दो, कोई बात नहीं। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? एवरीबडी विद मी? यस मैम। पक्की बात? अकेला एक ही बंदा लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों? मैं नमन की आवाज सुनना चाहती हूँ। है? यस मैम। ये सोते सोते भी बोल रहा हूँ। हाँ जी, सोते सोते बोल रहा है क्या? वो सो ही रहा है, वो बस नहीं मैम, वो माइक की परमिशन अलाउ कर रहा था ना, इसलिए टाइम लगा। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा रख दिया मुझे भी तूने अपने बिस्तर के बाजू में, बोलती रहे। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। अगला सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स, आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था? कॉपीराइट में कहीं पर पढ़ा हुआ था, याद करो कि अब तक आपका ग्रांट नहीं हुआ है पेटेंट। ठीक है, नहीं, आगे का छोड़ दे सारा। हाँ हाँ, जो वो मैं बीच पढ़ा रही हूँ बीच का। उतना उतना। हाँ बस बी पॉइंट अप टू द ओके। कंट्रोलर ब्रैकेट क्लोज, बस इतना। अब आगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन माने क्या हुआ? अब एग्जैक्टली याद करो, हमने पढ़ा था ये चीज कि भाई सब्स्टिट्यूशन माने अब तक आपका पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन करी थी, एप्लीकेशन के चलते चलते ही अब मुझे लग रहा है कि मुझे और एप्लीकेशन नहीं करनी, बड़ा मेहनत है, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन ही किसी और के बंदे के नाम पर ट्रांसफर कर दी। अब वो बंदा इस एप्लीकेशन को और कैरी फॉरवर्ड करेगा, राइट? जब मैं ग्रांट किए हुए पेशेंट जब मैं ग्रांट किए हुए पेटेंट को किसी और को अगर ट्रांसफर करूं तो वो असाइनमेंट होता है। पर जो पेटेंट अब तक ग्रांट नहीं हुआ है, पर किसी और के नाम पर ग्रांट हो जाए, ऐसा मैं करूं तो वो सब्स्टिट्यूशन होता है, कि मेरे नाम के बदले इसका बंदे का नाम डाल दो, ठीक है? तो वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। बस यहाँ पर इतना ही। तो इफ कंट्रोलर इज सैटिस्फाइड ऑन द क्लेम ब्ला ब्ला ब्ला, बस फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, पढ़ लेना प्लीज, मार्क कर लो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा। लास्ट में अब आई एम रीडिंग फर्दर, नो सच डायरेक्शन शैल बी गिवन बाय वर्च्यू ऑफ एनी असाइनमेंट और अग्रीमेंट फॉर द असाइनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेंशन अनलेस, ऐसी वाली कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए, अनलेस द इन्वेंशन इज आइडेंटिफाइड देयरइन बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट। मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली वो जो इन्वेंशन है हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, उस इट इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस। अंडरस्टैंड? अगर किसी और बंदे के नाम पर ये एप्लीकेशन अब जा रही है, ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है उसके पास एंटायर रेफरेंस होना चाहिए एग्जैक्टली किस एप्लीकेशन, किस इन्वेंशन के में मेरा आपसे नाम रजिस्टर होगा। नेक्स्ट, देयर इज अ प्रोड्यूस देयर इज प्रोड्यूस्ड टू द कंट्रोलर। क्या मतलब वो एक पॉइंट का? देखिए इस पॉइंट कैसे में मतलब? शुरू शुरू से पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको शुरू से पढ़ो। यहाँ पर कोई बात नहीं, हल्का सा पढ़ लेते हैं जहां तक हिम्मत है। इफ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड ऑन अ क्लेम मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एट एनी टाइम। नहीं, ये तो समझ आ गया मेरे को ऊपर वाली, ये फर्स्ट वाला पॉइंट। हाँ, ये फर्स्ट वाला पॉइंट का फिर कनेक्टिविटी है ना इधर। अच्छा अच्छा कर, यू विल हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? ये पॉइंट्स के 1 2 3 4 फोर्थ लाइन ऊपर, नो सच डायरेक्शन शैल हाउएवर बी गिवन, पढ़ो। यहाँ से मिल गया, इस पॉइंट से पढ़, पूरा कनेक्टिविटी बनेगी। नो सच डायरेक्शन shall however be given by virtue of any assignment or agreement made by one of the two or more joint applications for a patent except with the consent of the other joint application। अंडरस्टैंड यहाँ पर अब क्या हो रहा है? देखो, अगर मुझे पेटेंट सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है, मैं समझाती हूँ। अगर अगर मुझे पेटेंट किसी और के नाम पे सब्स्टिट्यूट करवाना है, मेरे नाम पर है, मेरे को किसी और के नाम पर करवाना है, मैंने रेफरेंस दे दिया, बात खत्म हो गई। अगर ये पेटेंट अकेले मेरे नाम पर है ही नहीं, मेरे साथ किसी और के नाम पर भी है, जॉइंट एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फिर जब तक दोनों दूसरे बंदे का भी सहमति नहीं होगा तब तक मैं अपना नाम किसी और के नाम से सब्स्टिट्यूट नहीं करवा सकती। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं जिसमें से एक बंदा टपक गया, तो अब उसका उसका सर्वाइवर लीगल है और जॉइंट एप्लीकेंट जो दूसरा वाला बंदा है उन दोनों के नाम पर होगा। तो ऐसे ऐसे करके सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। ये हम आप पढ़ोगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस होती है। तुम्हारे अकेले नाम से चेंज करवाना है, तुम्हारे साथ किसी बंदे का नाम है उसको चेंज करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये डायरेक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन की डायरेक्शंस नहीं दी जाएंगी अनलेस जो इन्वेंशन है ना, इट इज आइडेंटिफाइड देयरइन बाय द रेफरेंस। मतलब हर इन्वेंशन को रजिस्टर होने के टाइम पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा कि भाई हाँ ये इन्वेंशन है, इस बंदे का रेफरेंस इस जगह पर है, कि दिस इज द एग्जैक्ट एप्लीकेशन। अब मैं अगर मेरा नाम सब्स्टिट्यूट करवाने को दे रही हूँ तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली कौन सी वाली इन्वेंशन में मेरा नाम डालना है। इन्वेंशन इज आइडेंटिफाइड देयरइन बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर द पेटेंट। एग्जैक्टली कौन सी एप्लीकेशन है और किस रेफरेंस नंबर के हिसाब से मेरा नाम सब्स्टिट्यूट होगा। कुछ हल्का फुल्का क्लैरिटी आई? बताओ। मतलब वो रेफरेंस नंबर ढूंढेगा उसका। चल ऐसा मान ले, हाँ, ठीक है। Now next, there is produced to the controller an acknowledgement by the person by whom the assignment or agreement was made। मतलब मैंने असाइन किया ना, कंट्रोलर मेरे को देखेगा कि भाई सच में असाइन किया है, पर अगर बंदा अगर नहीं रहा या तो है नहीं या तो पता नहीं है कहाँ है, तो मैं एक अक्नॉलेजमेंट लिख के दे दूंगी कि आज से ये मेरी जो भी इन्वेंशन है ना ये क्रिश के नाम पर, ठीक है, कल को ग्रांट होता है अगर पेटेंट तो क्रिश के नाम पर ग्रांट होगा। तो मैंने ऐसा एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ मेरी सहमति से हो रहा है, तो उस सहमति को कंट्रोलर को सबमिट करना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट को कंट्रोलर को सबमिट करना पड़ेगा। सी पॉइंट, द राइट्स ऑफ द क्लेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन फाइनली एस्टैब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर राइट्स ऑफ द क्लेमेंट, अब मान लो द पर्सन हु वाज अप्लाइंग, ठीक है, वो है नहीं या इंसॉल्वेंट हो गया या वो बंदा नहीं रहा या उसका कोई रिसीवर है या कोई भी तरीके से, तो मेरी सारी राइट्स, या तो वो बंदा जो अब नहीं रहा है या तो वो बंदा जो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी सारी राइट्स किसी रिसीवर के पास चली जाती है ना जब कोर्ट में ऑर्डर होता है तो
पर्सन ए इंसॉल्वेंट है तो उसका अब से उसकी जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ एप्लीकेशन सब कुछ उस रिसीवर के नाम पर, तो पेटेंट की एप्लीकेशन भी रिसीवर के नाम पर आ जाएगी. राइट्स ऑफ द क्लेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन फाइनली एस्टैब्लिश्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट ने बोल दिया ऐसा. यहाँ पर प्लीज उस तरीके से मार्क कर लेना, कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर को मिल जाएगा. ठीक है, ये मैंने भी नहीं लिखा हुआ है, प्लीज मार्क कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा द कंट्रोलर गिव्स डायरेक्शंस फॉर एनेबलिंग द एप्लीकेशन टू प्रोसीड और फॉर रेगुलेटिंग द मैनर इन विच इट शुड बी प्रोसीडेड. कंट्रोल बाकी के डायरेक्शंस कंट्रोलर देगा कि एग्जैक्टली असाइनमेंट करनी है तो करो, कोई बात नहीं, पर अगर करवानी है तो इस तरीके से प्रोसीड आपको करना पड़ेगा. यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो मैम. अच्छी बात है. सबका खाना पीना हो गया? नो मैम. क्यों? खाते खाते पढ़ लो अभी कोई. अभी घर आया था 10-15 मिनट में. खाते खाते पढ़ ले बैठ के आराम से. हाँ अभी भूख नहीं है, खाऊंगा थोड़ी देर में. चल ठीक है, ये भी बढ़िया है. थोड़ी देर कितनी देर? 11:30. ठीक है, अच्छा. ठीक है. अब जो आगे मैं तुम्हें बता रही थी, वेर वन ऑफ द टू और मोर जॉइंट एप्लीकेशंस फॉर अ पेटेंट डाइज एट द टाइम, वो वाला सर्वाइवर को मिल जाएगा. ये सेम चीज है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड. प्लीज, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द जॉइंट एप्लीकेशंस, लास्ट वाला पैराग्राफ, इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द जॉइंट एप्लीकेंट्स फॉर अ पेटेंट वेदर और इन व्हाट मैनर द एप्लीकेशन शुड बी प्रोसीडेड विद द कंट्रोलर, the controller may, upon an application made by the any of the parties and after giving all the parties concerned opportunity of being heard, सब कुछ कर करा के अगर डिस्प्यूट हो गया तो किसके नाम पर डालना है, वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करके कोर्ट डिसाइड कर देगी. फालतू ज्यादा दिमाग नहीं, कोर्ट और कंट्रोलर डिसाइड कर देगा. सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है. टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट नहीं पढ़ेंगे, कट कर दो. अब नाउ नेक्स्ट, अपोजिशन टू द पेटेंट. अपोजिशन टू द पेटेंट मतलब पेटेंट पब्लिश हो रहा है, उसके अपोजिशंस आ रहे हैं, और अगर अपोजिशंस आ रहे हैं तो किस किस ग्राउंड्स पर अपोजिशंस आएंगे, वो वाला पॉइंट है तुम्हारा. बहुत आसान टॉपिक है और सारा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. अपोजिशंस मतलब पब्लिश्ड पेटेंट, उसको अब हम अपोज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक का नाम भले ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन भी लिख लोगे तब भी चलेगा. सेक्शन 25 तुम्हारे अपोजिशन के ग्राउंड्स को बता रहा है. Deals with opposition to the grant of patent and provides where an application for a patent has been published but a patent has not been granted. ये प्री ग्रांट oppositions है. ठीक है, ग्रांट, प्री ग्रांट oppositions है. यहाँ तक क्लैरिटी? ग्राउंड्स फॉर ऑपोजिशन, पहला बहुत आसान सा, दैट द एप्लीकेंट फॉर द पेटेंट और द पर्सन अंडर और दो थ्रू whom he claims wrongfully obtained. मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी भाई, रॉन्गफुल क्लेम है. बस सिंपल सिंपल बात, कि जो आपकी पेटेंट है वो क्लेम सही नहीं है, गलत है, या रॉन्गफुल है, या फ्रॉडलेंट लग रहा है हमको. ठीक है, रॉन्गफुल है. सेकंड वाला जो तुम्हारा इन्वेंशन है ना, so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date. देखो मतलब क्या हुआ, जिस के लिए मैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका है. दैट द इन्वेंशन so far as claimed in any claim of the complete specification has been published before the priority date of the claim. मेरे क्लेम से पहले किसी और ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रखा है. Please understand. Somebody else has filed a complete specification before my claim. ठीक है, लिखते रहना ये चीज, ये लैंग्वेज बहुत गंदी है इनकी, प्लीज. और क्लेम तक ही, आगे के 2 पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. सी पॉइंट आ जाओ, दैट द इन्वेंशन सो फार, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत उल्टा पुल्टा पॉइंट है. दैट द इन्वेंशन सो फार as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification. ये इचक दाना हो रहा है, ध्यान से पढ़ो प्लीज. Where the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is claimed in a claim of a complete specification published on or after the priority date of the applicant's claim and filed in pursuance of an application for a patent in India, being a claim of which the priority date is earlier than that of the applicant's claim. जो मुझे ये पॉइंट समझा देगा मैं कल उसको पार्टी दूंगी. नहीं चाहिए बोल दो. अटेम्प्ट करो प्लीज. ओके मैं मेरे को
क्या? ट्राई जल्दी। पॉइंट नंबर बताना। सी वाला, ऑपोजिशन टू द पेटेंट का सी पॉइंट। मतलब जिस क्लेम की वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं ना, वो पहले ही क्लेम कर चुका है कोई और बंदा उससे पहले अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। खुद, क्या बात है। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है भाई। जो जिस इन्वेंशन के लिए हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल रहे हैं, एक सिमिलर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है ऑफ द सेम नेचर बाय एनीबडी एल्स बिफोर आर प्रायोरिटी डेट, है ना? सबको यही समझ में आया या नहीं? तो अब समझ में आया। जिस इन्वेंशन के लिए, जिस क्लेम के लिए हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, किसी और बंदे ने ये सेम क्लेम के लिए एक और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हमारी प्रायोरिटी डेट से पहले फाइल कर चुका है। पॉइंट समझ में आ गया? पक्की बात है? ठीक है, ये आसान पॉइंट है, बस लिखा बड़ा गोल गोल है। D point, that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification was publicly known or publicly used in India before the priority date of that claim. बस सेम ये इन्वेंशन ऑलरेडी इंडिया में यूज्ड, पब्लिकली नोन थी या पब्लिकली यूज्ड थी। E point, that the invention so far as claimed, ये बस एक्सप्लेनेशन कट करना है। that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious, clearly and does not involve any inventive step। तो फिर तो कहाँ से तुम्हारा अपोज ही हो गया ना, फिर तो ग्राउंड, ये ग्राउंड है कि ग्रांट होगा ही नहीं पेटेंट। एफ पॉइंट, that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this act। ये invention ही नहीं है, फिर कहाँ से तुम्हारा patent grant आएगा? G point, that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention। हमने कहा है ना कि साफ सुथरा लिख के दो exactly क्या material, क्या invention, क्या process, सब कुछ। अगर तुमने complete specifications नहीं दिए तो हम sorry grant नहीं कर सकते। H वाला point, has failed to disclose the control the information required by section 8 or has furnished information materially particular, जो information false दी है, जो material information ही false दी है। उसके बाद तुम्हारा J वाला point, the complete specification does not disclose or wrongly mention the source of geographical origin or biological material याद करो, material बताना होता था अगर चाहिए तो वो गलत बताया है या wrongly disclose किया है या तो छुपाया दिया, बताया ही नहीं। यहाँ तक ठीक है? तो हमने we have read from ये सारे almost हमने 6-7 पॉइंट्स पढ़ लिए है ना? 6-7 पॉइंट्स आर इनफ। उसके बाद जो सेक्शन 25(2) है ना, ये एग्जैक्टली सेम चीजों के बारे में बात कर रहा है, एग्जैक्टली सेम, बस ये सेम दोबारा उन्होंने बोला है। देखो, क्योंकि एक बार खाली हेडिंग पढ़ो। एनी इंटरेस्टेड पर्सन टू गिव नोटिस ऑफ अपोजिशन टू द कंट्रोलर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एट एनी टाइम आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट और एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। दोबारा, यहाँ पर प्री थे, याद है हेडिंग में हमने पढ़ा था कि ये प्री ग्रांट वाले ऑपोजिशन है। अब यहाँ पर तुम्हारा ग्रांट ऑफ पेटेंट हो रखा है, मतलब ग्रांट ऑफ पेटेंट हो जाएगा, एग्जामिनेशन डन है, ग्रांट होने के लिए उसके पहले भी तो पब्लिकेशन करते हैं ना। हमने प्रोसेस देखा था कि ग्रांट होने से पहले, एग्जामिनेशन होने से पहले तो पब्लिकेशन होती है, उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद एक और पब्लिकेशन होती है। दोनों में ग्राउंड्स तो सेम ही होंगे, कोई ना कोई तुमने गड़बड़ करी है। तो जो भी तुम्हारा आएगा, एग्जामिनर को भी नहीं पता, एग्जामिनर मतलब जो चेक करेगा पेपर तुम्हारा, उसको भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा ग्राउंड किधर है। तो दीज आर द ग्राउंड्स, ठीक है? यहाँ के बाद तुम्हारे सेम लिख के, सिमिलर लिख के एक बार प्लीज रीड कर लेना और कम टू द नेक्स्ट पेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपोजिंग बोर्ड एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर इस पॉइंट को भी नॉट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। और इस पैराग्राफ की 1 2 3 4 5th लाइन, controller shall, last class में लिखा है, section 4 subsection 4 provides that the controller shall on the receipt of the recommendations of the opposition board and after giving the penalty and the opponent an opportunity of being heard either to maintain or amend the revoke the patent। तो आपका जो भी opposition board होगा, वो जो भी तुम्हारा अपोजिशन करेगा, खेलेगा, तो तुम्हारे उसके बाद कुछ नहीं, कंट्रोलर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देगा और उसके बाद पता लगेगा कि पेटेंट रखना की है कि रिवोक कर देना है। कंट्रोलर टू ट्रीट एप्लीकेशन, ये कट कर दो पॉइंट। नेक्स्ट आओ, रेसिडेंट्स नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। याद है हमने वो पीसीटी क्या था, वो पीसीटी वाला फर्स्ट वाले तुम्हारे उसमें पढ़ा था ना। कौन सा पॉइंट कटवाया मैम आपने? हम्म कौन सा पॉइंट कटवाया?
एक सेकेंड, मैंने कटवाया है। ट्रीट एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन ऑफ ओपोनेंट, कंट्रोलर टू ट्रीट एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन ऑफ ओपोनेंट, ये पॉइंट, ये पूरा पैराग्राफ। अब याद करो, हमने ना फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था पीसीटी के बारे में, पेटेंट कॉपरेशन ट्रिटी, बोला था कि भाई 150 कंट्री इस ट्रिटी की पार्ट हैं, जो जो इस कंट्री इस ट्रिटी का पार्ट होगा उस कंट्री में हमारा हमारा पेटेंट प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, हमने ये सब देखा। यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आप पेटेंट की कॉपरेशन ट्रिटी में भी एप्लीकेशन कर रहे हो कि भाई हमारा पेटेंट है, वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्निशन दे दो, और दुनिया में जहां पर भी जो भी कंट्री ने पीस ट्रिटी के साथ, सॉरी पीस नहीं, पेटेंट कॉपरेशन ट्रिटी के साथ साइन करके रखा है, हर जगह पर हमारा पेटेंट तुम्हारा सेफ हो जाए, राइट। पर दुनिया भर में अपना ढिंढोरा पीटने से पहले पहले घर पे बता के तो जाओ ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि पेटेंट को बाहर अप्लाई करने से पहले पहले इंडिया में अप्लाई कर लो। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी पेटेंट बाहर अप्लाई करने से 6 मंथ्स के पहले, एटलीस्ट कम से कम 6 महीना पहले इंडिया में अप्लाई किया होना चाहिए। इतनी सी ही बात है। No person resident in India shall accept under the authority of a written permit sought in the prescribed manner, grant by or on behalf of the controller, make or cause to be made any application outside India for the grant of a patent for invention unless, बाहर आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते unless an application for a patent for the same invention has been made in India not less than 6 weeks before the application outside India। 6 महीना बोला था मैंने, शायद 6 हफ्ता। ठीक है, not less than 6 weeks before the application outside India। Clarity. Next paragraph. Controller disposes of every such application within the prescribed period. However, if the invention is relevant for defense purposes or the atomic energy, controller shall not grant permit। हमको लगता है कि हमारा वो, जैसे हम कई बार रील्स देखते हैं ना कि ये वाला तकनीक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, बस ऐसा कुछ है कि अगर हमें लगता है कि ये वाला ज्ञान इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए तो वो मना कर देगा। ठीक है, ग्रांट ऑफ पेटेंट कुछ नहीं, सब कुछ हाँ हूँ हो गया है, सबको सब कुछ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, किसी बंदे ने कोई अपोजिशन नहीं किया तो ग्रांट हो जाएगा। इसको एक रीड कर लेना प्लीज, सिर्फ तुम्हारा। हाँ ठीक है, बस एक गिव दिस रीड। ठीक है, ये पढ़ना है, मैं ऐसे कटवा नहीं रही हूँ, पढ़ना है। नेक्स्ट तुम्हारा ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब यहाँ क्या हुआ, पेटेंट ग्रांट हो रहा है, पर गवर्नमेंट को थोड़ी सी चुल आ गई कि यार ठीक है, मतलब हाँ तेरा पेटेंट अच्छा है, तू सारे पड़ाव पार कर गया, पर कुछ कंडीशंस है जो मैं तेरे पर अभी लगाऊंगा, और ये कंडीशंस तुम्हारे फायदे के नहीं, पब्लिक के फायदे के नहीं, मेरे फायदे के। तो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कुछ कंडीशंस लगाता है। ठीक है, पहला उन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन बनाई, कोई प्रोसेस बनाया, कुछ अच्छी चीज बना दी है, ठीक है, एक इन्वेंशन कर दी है। गवर्नमेंट पहले तो हमसे बोलेगा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दो, फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दो, सारी बातें बताओ, जो बायो मटेरियल है क्या नहीं है सब बता दो। ठीक है, मैंने सब बता दिया, फिर गवर्नमेंट इस टॉपिक में देखो बोल क्या रहा है, मतलब ज्यादती देखो क्या है। गवर्नमेंट कहता अच्छा ऐसा है, तूने मेरे को सब कुछ तो बता ही दिया है, और बताना तो जरूरी था, नहीं तो तेरे को पेटेंट मिलता नहीं। तो अब ऐसा कर, ये जो सामान तूने मुझे बताया है ना, गवर्नमेंट चाहे तो दुनिया की भलाई के लिए यूज कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो बिना तुझे पैसे दिए बना सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो बिना तुझे पैसे दिए इंपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो देखो, एनी मशीन apparatus or other article in respect of which patent is granted, or any article made by using a process in respect of which the patent is granted may be imported or made by on behalf of the government for the purpose merely of its own use। गवर्नमेंट चाहे तो बिना तुम्हें रत्ती भर पैसा दिए और अपने आप बना लेगी, क्योंकि तुमने तो सारा बता ही दिया है प्रोसेस, या तो इम्पोर्ट कर लेगी। ठीक है, सेकंड, तुमने सेम चीज है, बस ऊपर मशीन है नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है, एनी प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेटेंट इज ग्रांटेड मे बी यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस merely फॉर इट्स ओन यूज। थर्ड पॉइंट, अगेन मशीन अपैरेटस के लिए, पर यहाँ पर गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने और भी किसी बंदे को परमिशन दे दी। गवर्नमेंट बोला कोई मशीन, कोई apparatus in respect of which patent is granted or any article made blah 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 may be made, सेकंड लाइन में may be made or used and any process in respect of which, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट नहीं है, पर ऊपर के दोनों पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, मशीन भी है प्रोसेस भी है, जो यूज की जा सकती है बाय एनी पर्सन, थर्ड लाइन देखो,
on which patent is granted may be used by any person for the purpose merely of experiment or research including imparting of instructions to pupils। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं पढ़ना चाहते हैं इतने सारे अच्छे अच्छे, तो उनके लिए बोला गया है कि प्यूपिल्स के ज्ञान के लिए हम उस इन्वेंशन को यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला, कोई भी मशीन गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर सकती है, कोई प्रोसेस गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर सकती है, कोई मशीन या प्रोसेस कोई भी पर्सन अपने लिए यूज कर सकता है, प्रोवाइजो प्रोवाइडेड कि वो मशीन या वो प्रोसेस रिसर्च के लिए यूज हो रही हो, या वो मशीन या वो प्रोसेस बच्चों को ज्ञान देने के लिए यूज हो रही हो। फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ अ पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन ड्रग्स, मैंने आपको पहले बताया था फार्मास्यूटिकल वाले प्रोडक्ट्स, मेडिसिन ड्रग्स, अब दुनिया का भला होता है ना इससे, तो इसलिए इस चीजों पर आप पेटेंट नहीं ले सकते ज्यादा देर के लिए। तो उन्होंने बोला एनी पेटेंट और रिस्पेक्ट ऑफ विच मेडिसिन है, ड्रग्स है, मे बी इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको इम्पोर्ट कर सकती है फॉर द पर्पज merely of its own use, या तो डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ओन यूज रहा कहाँ से, ये तो खुद थोड़ी डोलो खा रहे हैं बैठ के, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गवर्नमेंट चाहे तो उसको बना सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट का किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, पर ऑफ कोर्स वो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, वो क्लिनिक गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए, सॉरी, हैविंग रिगार्ड टू द पब्लिक सर्विस दैट सच डिस्पेंसरी हॉस्पिटल provides institution renders specify in this behalf by notification in the official gazette। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मार्क कर देना प्लीज। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? जगे हो कि सो गए? नो मैम, मतलब जगह है पर डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे आई होप प्लीज जगे रहना, प्लीज जगे रहना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा टर्म ऑफ पेटेंट आ जाओ। चलो चलो कि खत्म हो जाएगा यार, बहुत मजा आ जाएगा, कल कुछ और पढ़ेंगे, बड़ा फालतू सा चैप्टर है। टर्म ऑफ पेटेंट, चलो पहला टर्म ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट था तुम्हारा 6 नहीं 6 बोल रहे हो, 60 साल। हम राइट्स नहीं पढ़ने। जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने आगे। ओके ओके। टर्म ऑफ पेटेंट, टर्म ऑफ पेटेंट 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ग्रांट ऑफ पेटेंट नहीं, एप्लीकेशन। ठीक है, तुम अभी एप्लीकेशन करोगे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देखो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोगे, एग्जामिनेशन होगा, पब्लिश होगा, ऑब्जेक्शन आएगा, सारा टाइम अंदर ही गिन लो। 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बस। ठीक है, फर्स्ट लाइन तुम्हारा ये बोल रहा है 20 years फ्रॉम द एप्लीकेशन। सेकंड बोल रहा है अगर तुम इंटरनेशनल वाला कर रहे हो तो इंटरनेशनल फाइलिंग के 20, इंटरनेशनल डेट एप्लीकेशन किया ना तो उसके 20 साल, शेल बी 20 फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अकॉर्डेड अंडर द पीसीटी। उसके बाद तुमने बोला नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग ब्ला 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 in case anything और expiration of the period prescribed for the payment of any renewal fee, और अगर तुमने renewal fee सबमिट नहीं की टाइम से तब तो तुम्हारा गया ही पेटेंट, हम तो निकाल ही देंगे तुमको, हम तो चलाते ही नहीं। तुमने भले कितनी मेहनत की इन्वेंशन करने में, अगर रिन्यूअल फी टाइम से नहीं भरी तो गया पेटेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स लैप्स हो जाता है ना, बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। लास्ट वाला पैराग्राफ, नो सीजेशन ऑफ द पेटेंट राइट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस or on expiry of the term patent, the subject matter covered by the said patent shall not be, बोलो। ये राइट्स ऑफ पेटेंट पेटेंट ही नहीं कराया आपने? तरह से फोन आया था। जगी हुई है? जगी थी लेकिन बार बार फोन आई जा रहे थे तो 1 मिनट बात करनी पड़ी। हाँ नहीं कराया। ये काटना है? हाँ पक्का है? मैं तो झूठ बोल रही हूँ देखो, मैंने कौन से पढ़ी वाला थी। काटना है मैम? राइट ऑफ ये पेटेंट, सही है। पिछला टॉपिक पूछ रहे, पिछला टॉपिक कृष्ण समझाया था, वो तेरे को अच्छा, कल समझा देगा। कौन से वाला? राइट ऑफ ग्रांट पेटेंट, ऑफ पेटेंट। राइट राइट। राइट ऑफ पेटेंट तो चलो कल समझा दूंगा मुझे। ठीक है, क्लास के बाद समझा दूंगा, 2 मिनट का है सारा। चलो टर्म, जिया टर्म में क्या पढ़ा? ये कंफ्यूज हो रही थी ना, 20 ईयर बोल रहे थे आप। हाँ, 20 years from the date of, फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। वेरी गुड यार, जाग रहे हो ना, ऐसा मत करो, मुझे भी नींद आ रही है, बस मेहनत करो थोड़ी सी। 20 years from date of application, यहाँ तक। चलो चलो, और दूसरा
इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल वाली एप्लीकेशन, रिन्यूअल फीस टाइम से नहीं भरी तो लैप्स हो जाएगा। और बाकी अच्छा अंडरस्टैंड, एक ना बहुत कमाल की चीज़ है यहाँ पर उन्होंने बोली हुई है, पेटेंट को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हारा पेटेंट अगर एक बार ग्रांट हो गया तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, कम से कम 20 साल तक तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा पेटेंट आज ग्रांट हुआ, ठीक है, चल रहा है बढ़िया तुम्हारा, ठीक है। एक दिन आया जिस दिन तुमने रिन्यूअल फीस नहीं भरी, ठीक है, तो तुम्हारा पेटेंट लैप्स हो गया। इस टाइम पर तुम्हारा पेटेंट लैप्स हो गया। उसके बाद ऐसा रिस्टोरेशन का भी होता है ना टाइप, टॉपिक हमने पढ़ रखा है कि भाई अगर तुम्हारा पेटेंट लैप्स हो गया, तुमने गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया कि प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ कर दो, हम पेनल्टी भी भर देते हैं, हम रिन्यूअल फीस भर देते हैं टाइम से, गलती से नहीं भरी, तो फिर आपका दोबारा रिस्टोर हो जाता है, राइट। तो वो समय का क्या, जब लैप्स हुआ से लेकर रिस्टोर हुआ, इसके बीच में तो कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करा था ना उसको। पेटेंट ग्रांट, पेटेंट लैप्स, फिर बीच का टाइम, पेटेंट रिस्टोर, तो पहले भी प्रोटेक्शन है, बाद में प्रोटेक्शन है, बीच में प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उस बीच में कोई इन्फ्रिंजमेंट कर गया तो वो खेल गया बाजी, कुछ नहीं किया जा सकता उसका, ठीक है। वो आगे आ जाएगा आई थिंक, अगर नहीं है यहाँ पर तो ये वाला टॉपिक हो गया। पेटेंट ऑफ एडिशन है तुम्हारे बुक में, अगर है तो नहीं पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पर आ जाओ, रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट, ये आ गया तुम्हारा रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट। कुछ नहीं, इफ यू फाइल एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स आई थिंक, हाँ सेकंड लास्ट लाइन देखो, मे विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट, तुम्हारा लैप्स हो गया, उसके 18 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर दी तो पेटेंट रिस्टोर हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट, ये मैं कटवा नहीं रही हूँ पर बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं रही हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोलर को एप्लीकेशन देनी है कि भाई माफ कर दे भाई, गलती हो गई, गलती से हो गया, ऐसा दोबारा नहीं होगा, हम भूल गए, हम रिन्यूअल फीस देना भूल गए, हमारा फेलियर है, हम मानते हैं, तो बस अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड ने फलाना डिंगना सब कुछ कि भाई रीजनेबल ग्राउंड था, सही किया तुमने, उसके बाद तुम्हारा पेटेंट रिस्टोर कर देगा। तो तुम्हारा ये सिर्फ देख लो बस ऊपर ऊपर से, आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट इन केस एप्लीकेंट सो डिजायर्स, कंट्रोलर को बोलेगा अनड्यू डिले हो गया माफ कर दे, ए और बी पॉइंट इन फेलियर टू पे रिन्यूअल फीस या देयर हैज बीन अनड्यू डिले इन मेकिंग द एप्लीकेशन, सब कुछ अनइंटेंशनल था, हमने जानबूझ के नहीं किया, तो सॉरी बोल दो, अगर मान गया तो मान गया, तो तुम्हारा पेटेंट रिस्टोर हो जाएगा। प्लीज इस चीज को मार्क कर लो। और ए और बी पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 5th लाइन, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रिस्टोर द पेटेंट, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। जिसने जिसने कल ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया होगा ना, कहाँ पर मैम? क्या करता है अंग्रेज, जो तेरा प्रोसीजर है उसका पॉइंट ए और बी है, उसके बाद अगला पैराग्राफ, इफ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, वो लाइन नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में एडिशनल फी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रिस्टोर द पेटेंट, ब्रैकेट क्लोज, मिल गया ओके मैम। सबको, प्लीज ध्यान दो। नेक्स्ट यू हैव राइट्स ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैप्स्ड पेटेंट विच हैव बीन रिस्टोर्ड, ये वही है, अगर आपका पेटेंट रिस्टोर हो गया है तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, सब कुछ सही है, अब सब कुछ तुम्हारा वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा था, सारा तुम्हारा पेटेंट ग्रांटेड है, यू हैव ऑल द राइट्स, ऑल द एप्लीकेशंस टुवर्ड्स ऑल द पेटेंट, बट वो टाइम, वो बीच लैप्स और रिस्टोर के बीच का टाइम, उस पर तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट पेज पर, मतलब ये टॉपिक पूरा पढ़ना है तुम्हारा, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट भी मार्क करो। और नेक्स्ट पेज पर आओ, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, जस्ट दैट आई वांटेड टू रीड द 4th लास्ट लाइन और 3rd लास्ट लाइन, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स शैल बी कमेंस्ड और प्रोसिक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट और पेटेंट कमिटेड बिटवीन द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट एंड द डेट ऑन द ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलो पेज रह गए, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया। नेक्स्ट ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, अगेन ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। रिवोकेशन तो वैसा ही होगा ना जैसे तुम्हारा रिफ्यूजल था या अपोजिशन था, अगर पेटेंट रिवोक हो रहा है, हटा दिया जा रहा है, वैलिड नहीं माना जा रहा है, तो वही होगा, कुछ अनफेयर होगा, कुछ सॉवरेनिटी होगा, कुछ रॉन्ग क्लेम होगा, कोई झूठ बोला होगा, बस सेम चीज। 5-6 पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट से। When an invention as claimed in a valid claim or earlier priority date which is included in the complete specification of another patent granted in India, तुमने जो डेट पर पेटेंट फाइल किया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की, उसके पहले किसी और की प्रायोरिटी डेट थी तो तुम हार गए, वो बंदे का पेटेंट है। अगला, वेयर द पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड वाज ग्रांटेड अ पेटेंट ऑफ सच एप्लीकेशन, ठीक है।
पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड अंडर, एक बंदा उसको वो हम एक इंसान जो एलिजिबल ही नहीं है पेटेंट लेने के लिए, ठीक है, पर उसको ग्रांट कर दिया गया था, पर अब ग्रांट कर दिया गया है तो हो गई गलती है, हम वापस ले लेंगे। Where the patent was wrongfully obtained and the rights of the petitioner or any other person under through whom he claims were contravened, wrongfully obtained था, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी, अगला पॉइंट प्लीज साथ में रहो, और वेयर द इन्वेंशन दैट इज बीइंग क्लेम्ड इज नॉट न्यू हैविंग रिगार्ड टू व्हाट वाज पब्लिकली नोन, न्यू ही नहीं था तो फिर कहाँ से सेम सेम चेंज जा रहा है, देखो ऑब्वियस है, लैक इन्वेंटिव स्टेप है, यूजफुल ही नहीं है, काम का ही नहीं है, तो क्यों किया। नीचे नीचे के पॉइंट्स फॉल्स हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नॉट पेटेंटेबल है, सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया, प्रायोरिटी डेट है, अगेन ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट सिमिलर ग्राउंड से, वेरी इजी, 5-6 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पर, खाली फर्स्ट पैराग्राफ वाले भी आई थिंक 6-7-8 कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाली भी मार्क कर लो, ये उतने भी बहुत हो जाएंगे, इसको पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट ओके इंपॉर्टेंट, मैम। ठीक है। अगला आ जाओ, ऊपर वाला है ना, सरेंडर एंड रिवोकेशन वाला। हाँ वो पेटेंट उस टॉपिक को रीड मार्क कर लेना, ग्राउंड्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक। यहाँ तक सारे, क्या आगे pattern? कौन सा वाला, अगले पेज पे भी इतने सारे हैं, सेक्शन 65 वगैरह नहीं नहीं वगैरह। इतना ज्यादा नहीं, सेक्शन 65, हाँ नहीं इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, उसको एक रीड रीड भी मार्क मत करो, छोड़ो, ठीक है, बहुत है, इतना बहुत है। नेक्स्ट पेज पर जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट है ना, where the permission to amend the complete specification under 57 और 58 was obtained by fraud, है थर्ड पॉइंट ही है ये, हाँ जी। ये वाला पॉइंट बस यस मार्क मैम। कर लो, ये वाला पॉइंट मार्क कर लो इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कोई पॉइंट खास तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अगला अगला वर्किंग ऑफ पेटेंट इन्वेंशन जनरल प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, काम के भी नहीं है, पर पढ़ने तो पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेटेंट के इन्वेंशंस ग्रांटेड जनरल प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई पेटेंट तुम्हें मिल रहा है और वो पेटेंटेड इन्वेंशन है तो सिंपल मोनोपोली होगी तुम्हारी, कोई और बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता, तुम इकोनॉमिक एडवांटेजेस ले सकते हो, बस सेम एग्जैक्टली। पेटेंट आर ग्रांटेड टू एनकरेज इन्वेंशंस एंड टू सिक्योर दैट द इन्वेंशन आर वर्कड इन इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल, तुम कमर्शियली एक अकेले बंदे उसको बनाने के लिए यूज करने वाले, तो तुम उसको इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, उस इन्वेंशन का फायदा उठा रहे हो। नेक्स्ट, दे आर नॉट ग्रांटेड मियरली टू एनेबल पेटेंटीज टू एंजॉय मोनोपोली फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ द पेटेंटेड आर्टिकल, मतलब हम सिर्फ इसको एंजॉय करने के लिए नहीं, दुनिया के भलाई के लिए भी देते हैं, इसलिए ही 20 साल बाद आपका मैंडेटरीली पब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। अगला सी पॉइंट, दैट द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पेटेंट राइट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये आसान है, बस प्रिंसिपल्स हैं, प्लीज फटाफट से इसको रीड करके समझ में आना चाहिए। दैट द पेटेंट ग्रांटेड डू नॉट इम्पीड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इम्पीड मतलब मैं पूछ रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, नहीं पता। तो गूगल करो, गुरिदम बताएगी, है सर्च करके बताऊं? हाँ बस मुझे आवाज सुननी थी, बाकी तो फिर भी चलेगा, बस है। किसी के लिए कोई कार्य को मुश्किल बनाना। तो मतलब इन्वेंशन, पेटेंट लोगों के हेल्थ को मुश्किल बना देगी, इट विल नॉट, मतलब नॉट नॉट है ना, तो नहीं बनाएगी। मुश्किल नहीं बनाएगी। प्रोटेक्शन को खराब नहीं करेगी। हाँ ठीक है, चलो, इट विल नॉट स्टॉप और इम्पीड यानी कि रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद दैट द पेटेंट ग्रांटेड डू नॉट इन एनी वे प्रोहिबिट सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, दैट द पेटेंट इज नॉट अब्यूज्ड बाय द पेटेंटी और पर्सन ड्राइविंग टाइटल और इंटरेस्ट, अब्यूज नहीं किया जा रहा, अब्यूज कैसे करें, और जी दैट द पेटेंट आर ग्रांटेड टू मेक बेनिफिट ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन, ठीक है, अब एट रीजनेबल प्राइसेस, लेटर ऑन तुम्हें रीजनेबल प्राइसेस पर मिलेगा, यहाँ तक ठीक है, वेरी इजी वेरी वधिया। अब आ गया होगा कंपलसरी लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस प्लीज 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 पे अटेंशन, कंपलसरी लाइसेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है और थैंकफुली आसान भी है।
पेटेंट के अभी अभी हमने ये गाथा पढ़ी, जनरल प्रिंसिपल, ये तो दुनिया के भलाई के लिए है। तुम दिमाग लगाओ, कल को हम सबको बांट देंगे और सबका भला होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, जब आपको किसी पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मतलब तुम तो ओनर नहीं होगे ना, तभी तुम्हें लाइसेंस मिल रहा है। तो if at times you want a compulsory license of a patent, you can apply to the गवर्नमेंट नहीं सॉरी कंट्रोलर को बोलोगे, कंट्रोलर को क्या बोलोगे, देखो भाई पेटेंट तो इसने ले लिया, अब ना ये पता है क्या कर रहा है, ये किसी बंदे को उस पेटेंट को यूज करने नहीं दे रहा, ये इन्वेंशन को किसी और को यूज करने नहीं दे रहा, खुद ही फायदा उठा रहा है। हम कहते हैं कि भाई ठीक है इसकी इन्वेंशन है, हम इसको रॉयल्टी दे देंगे, हम सब कुछ देंगे, पर हमें यूज तो करने दे, क्योंकि अगर ये अकेला उस चीज को बनाएगा तो ये ज्यादा पैसे चार्जेस करेगा। हम अगर उसी चीज को बनाएंगे, हम इसको रॉयल्टी पे देंगे, कंपेरेटिवली कॉम्पिटिटिव भी होगा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगी, कम भी पैसे चार्ज होंगे और दुनिया का भला होगा, ठीक है। तो कंपल्सरी लाइसेंस में हम अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोलर जनरल को कि प्लीज भाई देख, हमें इस पेटेंट का लाइसेंस दिलवा। तो कंट्रोलर बोलेगा ऐसे कैसे भाई, बंदे ने भी तो मेहनत करी है ना, तुम इसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो पहला कंडीशन रखेगा क्या, कि तुम किसी भी पेटेंट का कंपल्सरी लाइसेंस उस पेटेंट के ग्रांट होने के 3 साल तक नहीं ले सकते हो, ठीक है। पेटेंट ग्रांट हुआ 3 साल बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंपल्सरी लाइसेंस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, तुम ये अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब सरकार से लेते हैं या फिर बंदे से लेते हैं? वो एक कंट्रोलर, ठीक है। ये पढ़ेंगे एक बार क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है, पर एक बार बस ओरली सुन लो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब तुम्हारा तीन टॉपिक्स, तुम्हें अगर तुम्हें कंपल्सरी लाइसेंस चाहिए तो 3 पॉइंट्स तुम्हें उस कंट्रोलर को, गवर्नमेंट को साबित करने होंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, 1 दैट की भाई रीजनेबल रिक्वायरमेंट जो है ना पब्लिक की, वो फुलफिल नहीं कर रहा, ये लोगों को चाहिए, लोगों को ये पेटेंटेड इन्वेंशन चाहिए, यूज करना है, काम का है, पर वो दे ही नहीं रहा अगला। तो पहला पॉइंट। दूसरा, लोगों को ये बांट तो रहा है पर बहुत महंगा, रीजनेबल प्राइसेस पर नहीं दे रहा। और थर्ड, द पेटेंट इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपने 3 साल का टाइम निकाल दिया और ये 3 पॉइंट्स साबित कर दिए तो तुम्हें कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाएगा उस पेटेंट का। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको, ठीक है। Compulsory license are authorizations given to a third party by the Controller General to make, use or sell a particular product or use a particular process which has been patented without the need of the permission of the patent owner. ठीक है, ओनर को नहीं पूछ रहे हैं हम, कंट्रोलर जनरल को पूछ रहे हैं सीधा। तो this concept is recognized at both national and as well as international levels with express mention in both Indian Patent Act or TRIPS agreement. There are certain prerequisites under this act which needs to be fulfilled. क्या क्या? Section 84 provides that at any time after the expiration of 3 साल from the date of the grant of patent, any person interested may make an application to the controller for grant of compulsory license on patent and any of the following reasons. ठीक है, following grounds namely क्या क्या? Reasonable requirement of the public with respect to patent invention not satisfied, patented invention not available to the public at reasonable price, that the patented invention is not worked in the territory of India. इंडिया में ही नहीं दे रहा, अगला गोरों का भला कर रहा है, हमारा क्या होगा? तो यहाँ तक पॉइंट्स तुमने क्लियर कर लिए। अगले पैराग्राफ में की तरफ फर्स्ट लाइन, एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस मे बी मेड बाय एनी पर्सन, ब्रैकेट क्लोज। अगला पैराग्राफ, ठीक है, प्लीज इस स्टेटमेंट को कनेक्ट करो। एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस मे बी मेड बाय एनी पर्सन, बाय एप्लीकेशन, अगला पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, बाय एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस to contain a statement stating out the nature of the applicant's interest together with such particulars as may be prescribed and the facts upon which the application is based. जो बंदा कंपल्सरी लाइसेंस मांग रहा है उस बंदे की भी तो थोड़ी सी औकात चेक करेंगे ना, कि भाई उसका क्या नेचर है, उसका क्या इंटेंट है, वो क्या इन्वेंशन करना चाहता है इस मदद से, what does he wants to do, या वो फाइनेंशियली इतना इक्विप्ड है कि वो इस इन्वेंशन का इस्तेमाल करके लोगों का भला कर भी पाए, राइट? तो हम पहले तो उसको भी पूछेंगे कि भाई क्या एग्जैक्टली तेरा क्या इरादा है। स्टेटमेंट सेटिंग आउट द नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट, तेरा इंटरेस्ट क्या है, टुगेदर विद सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। थर्ड लाइन, द कंट्रोलर ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन हैव, कहां गया, have not been satisfied or the patented invention is not worked in the territory of India, or the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a license upon the terms as he may deem fit. यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? बताओ।
यस मैम मैम। रिपीट एक बार थोड़ा सा। कौन सा? ये जो पैराग्राफ पढ़ाया आपने। ये पैराग्राफ में बंदे ने इतना बोला हुआ है कि देखो, मान ले तेरा तूने कोई बहुत बढ़िया इन्वेंशन करी और तू ना वो इन्वेंशन को लेके बैठ गई कि मैं तो किसी को नहीं देती भाई, मैंने बना लिया है, अब कोई कॉपी कर लेगा तो, और अगर मैंने दिया तो मैं बहुत हाई दाम पर मैं ही दूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कंपलसरी लाइसेंस अप्लाई किया। अब ना जब कंट्रोलर जनरल को मैंने वो कंपलसरी लाइसेंस अप्लाई किया, कंट्रोलर जनरल मेरे से भी पूछेगा कि बेटा आपको आता है इस बारे में काम करना, क्या आर यू नॉलेजेबल इनफ टू यूज दैट इन्वेंशन, आर यू नॉलेजेबल इनफ टू यूज दैट पेटेंट, है ना? तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा इंटेंट क्या है इस इन्वेंशन को लेकर, तुम जिया से ले तो रहे हो वो पेटेंट को, पर तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तो वो मुझे भी पूछेगा। तो अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि मेरा इंटेंशन अच्छा है, मेरा नेचर अच्छा है, मेरा इरादा सही है, तो मुझे वो पेटेंट का कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर देगा। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ। हाँ जी हाँ जी। नमन जिंदा है? यस मैम। In considering the application of compulsory license, the controller is required to take into account क्या क्या? Take into account मतलब क्या हुआ? कंपल्सरी लाइसेंस देने के पहले he will check some things. He will check. What will he check? Point number 1, the nature of the invention, the time which has elapsed since the sealing of the patent. वो 3 साल का टाइम चेक करेगा कि क्या सच में 3 साल हो गए, इन्वेंशन कैसी थी, क्या लोगों के भलाई के लिए है। आपको किसी इन्वेंशन का कंपल्सरी लाइसेंस तो ही मिलेगा ना अगर कुछ काम होगा तो, ऐसा मतलब जबरदस्ती का लाइसेंस दे रहे हैं, सारे लोग बंदूकें बना रहे हैं बैठ के, ऐसा तो नहीं होगा। तो कंपल्सरी लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो इन्वेंशन के बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या ये पब्लिक के भले के लिए है, तो जाके तो वो लोग किसी और को दे भी, कंपल्सरी लाइसेंस दिलवाए भी। तो इन्वेंशन का नेचर चेक किया कि द टाइम विच हैज elapsed since the patent, उसके बाद द मेजर्स ऑलरेडी टेकन बाय द पेटेंटी और एनी लाइसेंसी टू मेक फुल यूज ऑफ द इन्वेंशन। जैसे कि अगर जिया को ये पेटेंट ग्रांट हुआ था तो जिया ने इस पेटेंट का क्या किया, क्या लोगों को भलाई के लिए यूज किया, क्या उसने अब तक उस इन्वेंशन को यूज किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज। मैं पेटेंट ग्रांट करने के लिए, मैं लाइसेंस लेने के लिए बोल रही थी ना, तो मेरे में क्या वो एबिलिटी है, एप्लीकेंट में क्या वो एबिलिटी है कि वो उस इन्वेंशन को पब्लिक के एडवांटेज में यूज कर सके। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू अंडरटेक द रिस्क इन प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड वर्किंग द इन्वेंशन। कैपिटल माने पैसा, क्या मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं उतना पैसा, उतना टाइम, उतना वर्किंग लगा सकूं ताकि वो मैं इन्वेंशन को लोगों के लिए यूज कर सकूं। लास्ट, as to whether the applicant has made efforts to obtain a license from the patentee। हाँ, लास्ट में एक और चीज पूछी जाएगी, तू भाई ऐसा रोता पिटता कंट्रोलर के पास तो आ गया कंपलसरी एप्लीकेशन, कंपलसरी लाइसेंस मांगने के लिए, क्या तूने डायरेक्टली बंदे से बात की, एक बार उससे भी तो बात करता, क्या पता तुझे मिल ही जाता लाइसेंस। तो ये भी पूछा जाएगा कि डिड यू मेक एनी एफर्ट्स टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द पेटेंटी हिमसेल्फ। ठीक है यहाँ तक? अगला पैराग्राफ, इट मे बी नोटेड दैट द अबव ग्राउंड्स 1 to 4 shall not be applicable in case of national emergency or other circumstances of extreme emergency in case of public non-commercial use or on establishment of a ground of anti-competitive practices adopted by the patentee। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक हम कंपलसरी लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, 3 साल तक वेट करने की बात कर रहे हैं, जो बंदा कंपलसरी लाइसेंस ले रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी औकात तक के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। इसमें से कोई भी बात नहीं होगी अगर वो इन्वेंशन नेशनल इमरजेंसी के लिए यूज होने वाली है और इमरजेंसी आ गई है, कोई नहीं पूछने वाला तुमको 3 साल, भले तुमने कल पेटेंट कराया हो गया तो ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। Nobody, the controller will not check these points in case of emergency or in case of extreme urgency situations or in case of this patent being used for public for non commercial। मतलब ये चीज पब्लिक के लिए यूज होने वाली है बिना पैसा कमाए, पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्राउंड दैट एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइस ड्रॉप्ट की पेटेंटी ने, जो पेटेंटी था ना उसने कुछ गड़बड़ करी है यार, कि वो बंदा है ना एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लगा रहा है। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पर एग्जैक्टली यही कि मोनोपोली है, अपना सिचुएशन, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो गलत इस्तेमाल कर रहा है और गलत प्राइजेस लगा रहा है और लोगों का भला नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला ओ तुम्हारा, however control is under no obligation to take into account matters subsequent to the making of AAA or exceeding it has been clarified, second line, it has been clarified that the reasonable period shall be construed as a period not ordinarily exceeding a period of 6 months। in this context, पहले तो वीक्स में था,
नहीं वो कहीं और था। हाँ 6 months. In this context, it has been clarified that the reasonable requirement of the public shall be deemed not to have been satisfied if by reasons of refusal of patentee to grant a license or licensee or reasonable grounds. Public, हाँ जी, ये क्या बता रहे हैं इस पॉइंट में? यहाँ तक सब कुछ क्लैरिटी था ना? हाँ हाँ, यहाँ तक तो आ गया सर। और हमने बाकी वो 3 साल की बात की थी ना हाँ जी। कि भाई 3 साल तक का टाइम हो गया होना चाहिए। हाँ ठीक है। यहाँ पर ना वो ऐसे बता रहा है कि क्या कहते हैं, हमने देखो ऊपर ना एक जगह पर पढ़ा था कि रीजनेबल ग्राउंड्स वाला लोगों के भला के लिए यूज नहीं कर रहा है फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। देख फोर्थ पॉइंट में तुम्हारा है as to whether applicant has made efforts to obtain a license from patentee on reasonable terms and conditions and efforts has been made to sufficiently, ठीक है, and have not been successful within a reasonable period as the controller may deem fit. reasonable period में तुम successful नहीं हो पाए ऐसा, ठीक है। ये reasonable period नीचे आया कि भाई तूने सब कुछ सेकेंड लाइन हाउएवर के बाद हाउएवर वाले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द रीजनेबल पीरियड शैल बी कंस्ट्रूड एज अ पीरियड नॉट ऑर्डिनरली एक्सीडिंग अ पीरियड ऑफ 6 महीना। मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि क्या तुमने खुद मेहनत की थी पेटेंट लेने की, क्या तुमने खुद मेहनत ली थी कि उस बंदे को कंपलसरी लाइसेंस के बदले उससे पूछ लो कि क्या वो मेरे को पेटेंट देगा, ठीक है। उसी में ही हमने इस चीज के बारे में बोला कि यार करी होगी, चल ठीक है, रीजनेबल टाइम के लिए भी करी होगी, ठीक है कि भाई हाँ मैंने एप्लीकेशन तो किया था, हाँ वो बंदा लेकिन हाँ ना नहीं कर रहा था, पता नहीं चल रहा था, पर मैं उसके पीछे जिंदगी भर थोड़ी पड़ा रहूंगा। तो उन्होंने बोला 6 महीना, 6 महीने वो हाँ नहीं करता तो मतलब वो नहीं हाँ कर रहा। ये तुम्हारा वो वाला पॉइंट है कि इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द रीजनेबल पीरियड शैल बी कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ नॉट ऑर्डिनरली एक्सीडिंग 6 महीना। 6 महीने में हाँ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कंपल्सरी लाइसेंस ले सकते हो तुम लोग। इन दिस कंटेक्स्ट इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट भी तुम्हारी फोर्थ ही पॉइंट में है। Applicant has made efforts to obtain license for the patentee and reasonable terms, ये reasonable period as controller में deem fit। तुम्हारी reasonable require नहीं, इसमें नहीं है, कहाँ गया ये reasonable requirement, मैं भी भूल जा रही हूँ। अच्छा हाँ, reasonable requirement is कि भाई पब्लिक के भले के लिए तुम्हारा पेटेंट यूज नहीं हो रहा, तो पब्लिक के भले के लिए यूज नहीं हो रहा है वो कहाँ से पता चलेगा, तुम्हारे ABC पॉइंट्स। These points show that the patent is not used in the public benefit, ठीक है, and has not been granted to the person applying for the license, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अभी बताओ, क्रिश इसको छोटा करके बता। कौन से, इसको फर्स्ट वाले को? हाउएवर वाला जो मैंने बताया 15 मिनट गाया फालतू का। हाँ तो उसमें ये है कि अगर जो पेटेंटी है उसने 6 महीने में हाँ नहीं करी तो फिर वो अप्लाई कर देगा कंट्रोलर के पास। और ये जो और क्या पॉइंट, समझ रहे हो? हाँ इसको कंसीडर करेंगे ना 6 महीने के अंदर। नहीं वो तो हो गया तेरा 6 महीने वाला बात खत्म। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स ऐसे बताएंगे कि आपने पेटेंट को पब्लिक के लिए यूज नहीं किया। अच्छा, जो ये वाले पॉइंट्स उसको बताएंगे, हम पेटेंटी को बताएंगे कि उसने ऐसे यूज नहीं करा, हाँ तब करके मतलब, हम उसको कंपलसरी लाइसेंस दे रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली कि भाई आप बोल तो दिए कई बार कि उसने पब्लिक के लिए नहीं यूज किया, पब्लिक के भलाई के लिए नहीं यूज किया, तो वो होता क्या है, पब्लिक के लिए भलाई के लिए ना यूज करना, वो होता है बाय रीजन ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द पेटेंटी टू ग्रांट लाइसेंस और लाइसेंसिंग और रीजनेबल टर्म। तुम किसी और को लाइसेंस ग्रांट ही नहीं कर रहे हो रीजनेबल टर्म्स में। बी पॉइंट बाय रीजन ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द पेटेंटी अपॉन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द पेटेंट और अपॉन द परचेज और हायर और व्हाटएवर। मतलब क्या हुआ कि तुम अगर किसी और को ग्रांट करने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम उस पर बहुत सारे अंडशंट कंडीशंस लगा रहे हो, या तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल, या अगर तुमको कोई बंदा तुम सिर्फ तुम्हारा मशीन या सिर्फ तुम्हारा प्रोसेस हायर भी करना चाहता है तब भी तुम बहुत सारे कंडीशंस लगा रहे हो। सी पॉइंट, पेटेंटी इंपोजेस अ कंडीशन अपॉन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द पेटेंटी टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक प्रिवेंशन टू चैलेंजेस, ठीक है, पॉइंट रहने दो फालतू है। कम टू द, ये पॉइंट फिलहाल मैं मार्क करके रखती हूँ, और है तुम्हारा, मैं भूल क्यों रही हूँ, हाँ डी पॉइंट, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट बीइंग वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल टू एन एडिक्वेट एक्सटेंट और इज नॉट बीइंग वर्कड। हाँ ये तुम्हारा भी बताएगा कि अगर वो पेटेंट इंडिया के अंदर टाइमली ढंग से यूज हुआ ही नहीं है तो इट हैज नॉट बीन वर्कड इन इंडिया। साथ ही साथ तुम्हारा टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर वो कमर्शियली सेल नहीं हुआ है या उसका सेल प्रिवेंट हो रखा है तब भी तुम्हारा पेटेंट ढंग से इंडिया में यूज नहीं हुआ है।
ठीक है, इसके 3 या 4 पॉइंट्स काफी हैं, ये वाला पॉइंट तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपल्सरी लाइसेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी लाइसेंस इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वाला हाउएवर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, और कुछ डाउट बताओ यहाँ तक, जल्दी जल्दी जल्दी। नो मैम। तुम्हारा कंपल्सरी लाइसेंस सब कुछ हमको समझ में आया। कंपल्सरी लाइसेंस नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में तुमने गवर्नमेंट कंट्रोलर को अप्लाई किया। कंट्रोलर पूछा कि तुमने क्या बंदे से खुद पूछा? हमने बोला हाँ 6 महीने तक। कहता 6 महीने तक, फिर ठीक है, फिर तुमको लाइसेंस मिल जाएगा। वो बंदा क्या पब्लिक के लिए यूज नहीं करा? मैंने बोला नहीं यूज करा। कैसे यूज नहीं कर रहा? वो किसी और को लाइसेंस ही नहीं दे रहा, वो किसी और को मशीनें नहीं बेच रहा, वो किसी और को अगर हायर करने दे रहा है तब भी बहुत सारे कंडीशंस लगा रहा है। वो मशीन इंडिया में यूज ही नहीं हो रही, वो मशीन इंडिया के बाहर ज्यादा यूज हो रहा है, इंडिया में उसका फुल एक्सटेंट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ये सारा तुम्हारा जिस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगला तुम्हारा रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग। तुमने पेटेंट ले लिया, सब कुछ सेट है, ग्रांट हो गया, बढ़िया, 2 साल तक पड़ा है, यूज ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट सॉरी कंट्रोलर तुम्हारा पेटेंट रिवोक कर सकती है। वो आई थिंक कॉपीराइट में भी था या कहाँ पर था, हमने पढ़ा था, जोग्राफिक ट्रेडमार्क में था या कहीं पर था कि भाई तुमने, हाँ तुमने किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क कराया और तुमने उसको यूज ही नहीं किया बहुत टाइम तक, तो वो वापस ले सकते हैं। सिमिलरली पेटेंट अगर तुमने 2 सालों तक यूज नहीं किया, वापस ले सकते हैं। ये 2 साल कहाँ लिखा है? फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग द पेटेंट फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस। ठीक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड का 3rd लाइन से मार्क कर लेना, द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंट इन्वेंशन वाला। ठीक है, यहाँ तक प्लीज 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 बताओ, कोई डाउट कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम? होगा। चौरना एवरीबॉडी गंतव्य है? यस मैम, हम यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। प्रोसीजर, गंतव्य प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने? नहीं मैम, पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, काट दो। पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस काट दो। टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस काट दो। इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये पढ़ना है, इसको रीड मार्क करना पड़ेगा लेकिन सिर्फ। सेकंड पैराग्राफ नहीं, इसको रीड मार्क कर लो ना यार, कल बाकी देख लेंगे, कुछ काम का नहीं है ये पैराग्राफ तुम्हारा। मैं भी रीड मार्क कर लेती हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट वाला पेज। खत्म 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 प्लीज तुम्हारा। अच्छा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में क्या पढ़ना है मैं उसका तुम्हें मार्क कर रखा है मैंने। आई विल सेंड यू अ फोटो ऑफ दिस टुडे। प्लीज कल इसको पढ़ के आना, सिर्फ इस पैराग्राफ को प्लीज 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 पढ़ के आना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती मैं इंग्लिश हिंदी खेलूंगी। पेटेंट एजेंट एंड नथिंग एल्स। पेटेंट एजेंट मतलब ड्राफ्टिंग, स्पेसिफिकेशन, अथॉरिटी, एक बंदा। तुम बना लो, अब पेटेंट बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, अब तुम बैठे हो टाइप भी करो, मैंने क्या सामान डाला इसमें, मैंने क्या इन्वेंशन करी, क्या मटेरियल यूज किया, एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद कंट्रोलर के पास जाओ, एप्लीकेशन करो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, फीस, ये वो, बहुत लंबे चौड़े पंगे हैं। कोई बात नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो ना, इन्वेंशन कर रहे हो, एक पेटेंट एजेंट अपॉइंट करो। पेटेंट एजेंट तुम्हारे पेटेंट का सारा ध्यान रखेगा, ड्राफ्टिंग करेगा, स्पेसिफिकेशंस बताएगा, एप्लीकेशंस करेगा, सब्सिक्वेंट करस्पॉन्डेंसेस करेगा, पेटेंट ऑफिस को लेटर्स भेजेगा, ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज हुए होंगे उनको सेटिस्फाई करेगा, सारा काम वो कर लेगा तुम्हारा। तुम बैठ के इन्वेंशन करो, ठीक है। पेटेंट एजेंट वो। Patent Office and its establishment कुछ नहीं, Controller General of Patent, Designs and Trademark Act appointed under this section of trademark shall be the controller of patent for the purpose of this act। बस ये 2 लाइन मार्क कर लो, बहुत है, और अपील टू हाई कोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बताओ, कुछ डाउट है? खत्म। खत्म खत्म।